नामांकन किया था, उस समय मैं जब उनको फकीर साहब को पता चला कि नामांकन किया है मेरे गांव से, तो मुझे उनका फोन आया, नामांकन वापस लेना पड़ेगा। ऐसे कोई किस्से जिसमें गाजी फकीर साहब ने आपकी ऐसी मदद की हो जो कोई नहीं कर सकता है? 10,000 आदमियों के बीच मुझे टूपाराम से माला पहनाई गाजी फकीर साहब, वो मुझे उन्होंने सम्मान दिलाया। मेरा नामांकन निरस्त हुआ था, उस समय वो भी कैंडिडेट साथ बैठे थे, जो अभी एनडीए के उम्मीदवार हैं और जो कांग्रेस ने भी अपना उम्मीदवार बना दिया, सब साथ में थे हम। अब आपका उपराष्ट्रपति का जो नामांकन था वो खारिज हो गया, किस तरीके से देखते हो, क्यों हुआ खारिज, कारण क्या रहा? नमस्कार, आप देख रहे हैं द बवाल और मैं हूं बहादुर सिंह राजपुरोहित। आज मेरे साथ है जलालुद्दीन खान, जो कि पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर जिले के रहने वाले हैं। इन्होंने गत दिनों उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होने वाला था उसमें इन्होंने नामांकन दाखिल किया था। आपने कई मीडिया संस्थानों पर इनको देखा भी होगा, और कल इनका जो नामांकन है वो खारिज हो गया। अब क्यों खारिज हुआ, किस तरह से इन्होंने उपराष्ट्रपति का जो चुनाव लड़ने का जो मानस है वो बनाया, किस तरीके से इनकी जीवन का जो संघर्ष है वो रहा। इससे पहले इन्होंने लोकसभा, विधानसभा और वार्ड पंच तक का नामांकन दाखिल किया था। हालांकि लोकसभा और विधानसभा चुनाव में इन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया था, और वार्ड पंच के चुनाव में ये एक वोट से हार गए थे। एक पढ़ा लिखा नौजवान किस तरीके से देश की सबसे बड़ी संसद तक जा सकता है, ये आप इनसे सीख सकते हैं। इस देश की खूबसूरती है इस देश का लोकतंत्र। इस देश के लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अभिव्यक्ति की आजादी है। हम इनसे खास चर्चा करेंगे और हर पहलू पर बात करेंगे। सबसे पहले भाई साहब, आपका स्वागत है। जी भाई। पश्चिमी राजस्थान रेगिस्तानी धोरों से आप निकले, आपने उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने का मानस बनाया, किस तरीके से आपका सफर रहा, और ये आपने योजना किस तरीके से बनाई कि मुझे उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है? जी भाई साहब, मेरा नाम जलालुद्दीन है, मैं जैसलमेर के भागू का गांव का निवासी हूं। सबसे पहले मेरे अंदर ये ख्याल आया कि जैसलमेर के जो युवा है पश्चिमी राजस्थान के हैं, वो पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करने के लिए वो सोचते हैं कि संसाधन की कमी है, या जैसलमेर बाड़मेर में कोचिंग नहीं है, तो हम कैसे पढ़ सकते हैं। पढ़ने के लिए आप में खुद में टैलेंट होना चाहिए, तो आप बिल्कुल आगे जा सकते हो। मैंने मतलब जो युवा है, सबसे बड़ी युवा है, तो मैं उन युवाओं को ये कहना चाहता हूँ कि जो आप कोई भी असफलता होती है उसको पाने के बाद, या आप दो तीन बार ट्राई करते हो नौकरी के लिए, आपको नहीं मिलती है, तो वो क्या नर्वस हो जाते हैं कि यार अब कुछ खेती बाड़ी करें या अपना निजी काम करें। तो असफलता से मैं मानता हूं कि असफलता से घबराना नहीं चाहिए। असफलता एक चुनौती है, उसे तुम स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। कुछ किए बगैर जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है। तो मैंने जब यहाँ से चुनाव, मैंने वार्ड 5 का चुनाव हारा, फिर मैंने विधानसभा की दावेदारी की, फिर मैंने लोकसभा की दावेदारी की, फिर मैंने उपराष्ट्रपति का जो नामांकन होता है वो हमारे संसद भवन यानी दिल्ली जाकर के वहां करना पड़ता है। तो मैं वहां, मैंने जब से ही धनखड़ साहब ने इस्तीफा दिया था, तो मेरे मन में एक ही ख्याल आया, क्या हम उपराष्ट्रपति का चुनाव फॉर्म भर सकते हैं, वहां जा सकते हैं, हमारा क्या मतलब सिस्टम रहता है, क्या मतलब वहां पे जाने के बाद हमें क्या मतलब कुछ सीखने को मिलता है। तो मैं सबसे पहले वहां गया, संसद भवन गया, तो मुझे वहां पे 4 घंटे तक रोका गया कि आप 10 बजे में गया। तो वहां पे मुझे मतलब जो सुरक्षा एजेंसी होती है, जो मतलब सुरक्षा पूरा जिनका सिस्टम होता है, प्रोटोकॉल होता है, तो वहां फिर जो खुद मैं पत्रकार हूँ, जयपुर में मेरी पढ़ाई भी चल रही है, मैं खुद जयपुर में पत्रकारिता करता हूँ। वहां पे संस्था है पीटीआई, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जहाँ का मैं खुद मेंबर भी हूँ। मेरे वहाँ पे जो मेरे सीनियर थे वो वहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, तो उन्होंने मेरी मदद की, और मुझे वहाँ पे जो संसद भवन में जहाँ नामांकन दाखिले होते हैं वहाँ पे मैं पहुँचा। पहुँचने के बाद मैंने पूरा सिस्टम जाना कि आप भी संसद का फॉर्म भर सकते हो, यदि आप में जो
कानून और रूल्स आप फॉलो करते हो तो आप फॉर्म भर सकते हो। तो मैंने वहाँ पे राज्यसभा का सेक्रेटरी होता है, उनके समक्ष मैंने अपना आवेदन आवेदन किया, जो उन्होंने स्वीकार कर लिया था। आप एक छोटे से गांव से निकले। आपने मुझे इस इंटरव्यू से पहले ये बताया कि बाल्यकाल में आपके पिताजी का देहांत हो गया। देखिए, एक नौजवान घर का सबसे बड़ा लड़का जब कम उम्र में जब उनके घर के जो मुख्य जो स्तंभ होते हैं, जो पिताजी होते हैं, उनका चले जाना और फिर उपराष्ट्रपति तक का फोरम आप जैसे युवा का भरना, संघर्ष बहुत ज्यादा रहा होगा। किन किन लोगों ने आपका इस सफर के अंदर सहयोग किया? देखो, सबसे पहले मैंने जब नामांकन भरा तो सबसे पहले आदमी का ये होता है कि आप समाज के बड़े लोग हैं या जिले के बड़े लोग हैं, उनसे एक प्रोटोकॉल होता है, एक संवाद होता है कि उनसे जाके मिले। तो सबसे पहले मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मैं गाजी फकीर के गांव से बिलोंग करता हूँ। तो सबसे पहले मैं फकीर साहब के यहाँ गया, तो वहाँ के सम्मानीय सदस्य अब्दुल्ला फकीर साहब मेरे को वहाँ पे मिले। तो उन्होंने पहले ही सोशल मीडिया पे ये देखा था कि हमारे गांव से एक युवक ने, जो उनके यहीं मैंने काम किया था, जो मैं फकीर साहब के यहीं मैंने सब कुछ सीखा था। जो उनके यहाँ वीआईपी गेस्ट आते थे, उनके यहाँ कोई बड़े बड़े लोग आते थे, तो मैं उनको पानी वगैरह पिलाता था, तो वहीं रहता था। उनसे मैंने सीखा क्या मैं भी कुछ क्या ऐसे कर सकता हूँ। तो इसलिए मैंने नामांकन किया था कि भाई कैसे मतलब उनको लोग जानते हैं। तो मैं गया तो अब्दुल्ला फकीर ने बिल्कुल मुझे, आप कुर्सी पे बैठे थे, वो खुद खड़े होके मेरा सम्मान किया। शुरुआत में आपका किसने सहयोग किया, जैसा कि आपने बताया? वो मेरे यूनिवर्सिटी के मेरे जो जयपुर में पत्रकार साथी है, उन्होंने मुझे मेरा पूरा सहयोग किया और उन्होंने चंदा भी दिया था कि आप जयपुर जाओ, चुनाव लड़ो। तो मेरे कई साथी मित्र हैं जयपुर में, उन्होंने मेरे खूब सहयोग किया था। गांव से जब आपके पिताजी का देहांत हुआ और उसके बाद में आपको मतलब आपके दो छोटे भाई से इसमें चिकित्सा विभाग में है, डॉक्टर है, और एक भाई खेती का काम करता है, तो उस समय स्टार्टिंग से सहयोग किसने किया? स्टार्टिंग में सहयोग सर मेरे दादाजी और पिताजी है। ऐसे कोई किस्से जिसमें गाजी फकीर साहब ने आपकी ऐसी मदद की हो जो कोई नहीं कर सकता है, तो कोई कर नहीं पाया तो फकीर साहब ने की? जब मैं 2013 का मैंने विधानसभा में नामांकन किया था, उस समय में जब उनको फकीर साहब को पता चला कि नामांकन किया है मेरे गांव से, तो मुझे उनका फोन आया कि आप कहाँ हो। तो मैंने कहा कि मैं हूँ जैसलमेर हूँ। तो के घर आ जाना, घर आके मिलना। तो मैं उनके पास मिलने गया, तो उन्होंने मुझे कहा कि रूपाराम जी को 2013 में रूपाराम जी को मैंने टिकट दिलाई है, आप क्यों फॉर्म, मतलब आप कांग्रेस के आदमी हो, आप कांग्रेस को करो सपोर्ट करो, नामांकन वापस लेना पड़ेगा। तो मैंने कहा मैं कल नामांकन ले लूँगा वापस। तो थोड़ी देर बाद उन्होंने मुझे कहा कि ऐसे नामांकन वापस मत लेना, आपको मंच के ऊपर, ये बहुत बड़ी बात होती है कि 10,000 आदमियों के बीच मुझे रूपाराम से माला पहनाई गाजी फकीर साहब ने। वो मुझे उन्होंने सम्मान दिलाया कि भाई आपने बड़ी हिम्मत की है कि ये मतलब फॉर्म भरा है। तो वो गाजी फकीर चाहते थे कि गरीब आदमी की भी इज्जत हो, सम्मान हो। तो उन्होंने मुझे मतलब ये कभी नहीं कहा कि भाई आपने फॉर्म क्यों भरा। यदि वो कहते थे मुझे कुछ, उन्होंने मुझे गार्जियन के रूप में कहा, तो बंद कमरे के अंदर मुझे कहा कि इस तरीके से आप चलो, इस तरीके से आप काम करो। उसने मुझे मतलब बहुत ही अच्छे तरीके, उन्होंने मतलब 10,000 आदमियों के बीच मुझे माला पहनाना, और रूपाराम खड़े खड़े होकर के मुझे माला पहनाई। उस समय उमेद सिंह तंवर जी थे, वो अनाउंस कर रहे थे। तो वो भी एक बहुत बड़ा किस्सा है कि एक 10,000 आदमियों के बीच एक आदमी को नाम बुलाना और उनका मतलब उनको उनकी ओर धन्यवाद करना। दूसरा, जब मेरे कोई किसी एक सरकारी कर्मचारी से झगड़ा हो गया था, झगड़ा हो गया, तो मेरा नामजद मुकदमा दर्ज हो गया थाने के अंदर।
तो फकीर साहब को पता चला कि ये लड़का पढ़ाई कर रहा है, युवा है, इसका भविष्य खराब हो जाएगा। तो फकीर साहब ने उस मैटर को खुद आगे आकर के उस मैटर को सुलझाया। आज के टाइम में ऐसा करने वाला कोई नहीं है बच्चा। उसने खुद उस मैटर को सुलझाया, जहाँ उनकी आवश्यकता हुई वो खुद गए। तो मेरा वो नाम था, वो उसके पुलिस के अंदर था, वो उन्होंने खुद ने जाके हटवाया। ये एक बहुत बड़ी बात होती है गरीब आदमी के लिए। खुद वहाँ पैरवी करने गए और मेरा नाम हटवाया। फिर सीआई साहब ने उनको कहा 151 में इनको लेके, तो उन्होंने कहा इसको मैं नहीं लेने दूंगा, 151 मेरा बच्चा है। तो इनके कई किस्से थे। गांव में भी मेरा एक विवाद हो गया था खेत के ऊपर, तो गाजी फकीर खुद आए थे वहां पर भी, वहां पे खुद आए थे। आजकल तो मैं आपको बताऊं, गरीब की कोई सुनवाई नहीं है, लेकिन वो आदमी थे। हम 2021 में जब उनका देहांत हुआ है, तब हम पता चला है कि कोई नहीं है हमारी सुनने वाला, कोई नहीं है। तो वो बहुत ज्यादा सम्मान करते थे। मतलब 2021 में जब वो इस दुनिया को छोड़ के गया, तब हमने समझा कि गरीबों का रहबर था वो, जो आज हमें 2021 के बाद उनकी कमी है, वो पूरी नहीं हो रही है कि हम कोई गरीबों का सुनने वाला था वो चला गया। वास्तव में वो मतलब लास्ट बेटे आदमी की सुनता था। जब मेरे लिए तो वो एक मेरे पूरे गार्जियन ही थे साहब। जब आपके पिताजी का देहांत हुआ कम उम्र में, जैसा कि आपने बताया, तो उस समय बड़ी माड़ी परिस्थितियां थी, जैसा कि आपने मुझे पहले बताया। तो उस समय आपके गाजी फकीर साहब ने सहयोग किया, ये आपने बताया। आप किस तरीके से देखते हो गाजी फकीर साहब को? जी 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 भाई साहब, मैं जब मेरे 8वीं पढ़ता था तो मेरे पिताजी का देहांत हो गया था। उसके बाद 2 साल बाद मेरे दादाजी का देहांत हो गया था। तो उसके बाद जब वो गाजी फकीर मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि आपके पिता और दादा की तो मैं कमी पूरी नहीं कर सकता, पर मैं आपका गार्जियन हूँ, मैं आपकी जो भी मदद होगी मैं आपकी करूँगा। तो उसके बाद से 2010 से मेरा डायरेक्ट गाजी फकीर से जुड़ा हो गया था। तो मैं जब भी जाता था तो मुझे मतलब बहुत ज्यादा सम्मान, और मेरा जो भी काम होता था, मुझे किसी और के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ी। जब मेरे रिश्तेदार भी आते थे तो मुझे कहते थे कि जलालुद्दीन आप चलो, गाजी फकीर के पास चलो, अपना काम करवाना था। कोई शादी ब्याह हो या कोई भी काम होता तो गाजी फकीर के पास जब मैं उनके साथ जाता, या मैं मतलब जाता, तो वो बड़े एतमान से मेरी बात सुनते थे। मुस्लिम शिक्षा को लेकर आपके क्या विचार है, विशेषकर पश्चिमी राजस्थान का ये दुरुस्त इलाका, रेगिस्तान इलाका, जहां ये आमतौर पर चर्चा होती है कि मुस्लिम समाज शिक्षा की दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। आप भी मुस्लिम हो, आपने तकरीबन 10 साल या 15 साल तक शिक्षा से दूरी रहकर फिर आपने नजदीक या बढ़ाई शिक्षा से, आप इसके बारे में क्या विचार रखते हैं? सबसे बड़ा यह है कि दूर दराज यहाँ पे गांव है, वहाँ पे देखो सरकार ने राइट टू एजुकेशन बिल बना दिया कि सबको शिक्षा का अधिकार है, पर शिक्षा का अधिकार होने के बावजूद भी यहाँ पे सबसे टीचर नहीं है स्कूलों के अंदर। सबसे बड़ी बात है, जो विद्यालय की भवनों की स्थिति है वो भी जर्जर हालात है। तो सबसे पहले जो टीचर आते हैं यहाँ पे, जैसे बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है, इनको क्या है कि वो कुछ क्षेत्र घोषित करके रखा है, मतलब उनको मतलब बैकवर्ड इलाका घोषित करके उसी तरह यदि जैसलमेर बाड़मेर को भी डेजर्ट इलाका घोषित करे तो वहाँ यहाँ के टीचर यहीं लगे तो शिक्षा का जो संकुल है वो बिल्कुल बनेगा। जो विशेष तौर से हमारे जो कौम के जो लोग हैं, वो पहली बात है कि वो उनमें कमी इस चीज की है कि वो मतलब यहाँ शहर में कोई संसाधन नहीं है। फिलहाल तो संसाधन की व्यवस्था हुई है, पिछले 5-7 साल में संसाधन यहाँ हुए हैं, काफी अल्पसंख्यक हॉस्टलें भी है, शहरों में खुली है। पर आज के दौर में युवा खुद मोटिवेट कोई नहीं कर रहा है कि आप डिजिटल टेक्नोलॉजी आ गई है, जैसे MBBS है,
बीटेक है, एमटेक, हाई टेक्नोलॉजी शिक्षा की मोटिवेट की कमी है। यहाँ पे यदि कोई अच्छा कोचिंग संस्थान हो जाए तो बच्चे आगे पहुंच सकते हैं। अब आपका उपराष्ट्रपति का जो नामांकन था वो खारिज हो गया, किस तरीके से देखते हो, क्यों हुआ खारिज, कारण क्या रहा? उसमें सर ये होता है, यहाँ पे बड़े लोग पहुंच पाते हैं। हम लोग क्या कोशिश किया हमने कि भाई कैसे उपराष्ट्रपति के तक हम कैसे पहुंच सकते हैं। जैसलमेर नहीं, राजस्थान से मैं अकेला व्यक्ति था जिसने वहां पे नामांकन किया। तो उसके बाद उसमें क्या 50 प्रस्ताव चाहिए होते हैं लोकसभा और राज्यसभा के, वो मिलना बड़ी मुश्किल है। मैंने कोशिश काफी की थी, पर 5-7 जनों ने किया था कि हम आपको देंगे, फिर वो पूरे नहीं हुए थे। इसलिए हमने उनसे भी समर्थन बोला कि धन्यवाद है आपका, आपने मेरे को देने के लिए। उन्होंने कहा था कि आप पूरे मिलते हैं तो 5-7, लेकिन फिर जब आप वहां नामांकन दाखिल करने गए तो कई बड़े नेताओं से मुलाकात हुई होगी, क्या विचार रखे जैसलमेर को लेकर? मेरा नामांकन निरस्त हुआ था उस समय वो भी कैंडिडेट साथ बैठे थे, जो भी एनडीए के उम्मीदवार हैं और जो कांग्रेस ने भी अपना उम्मीदवार बना कर गया, सब साथ में थे हम। तो उनसे भी हमारा मिलना हुआ। उन्होंने व्यक्तिगत किसी से बात नहीं की कि आप कहाँ से हो, कौन किसी, वो उनका प्रोटोकॉल होता है। हमने सिर्फ आधा घंटे साथ में जो संवाद होता है कि फॉर्म किसका रहा है, 2 फॉर्म में केवल सही पाए गए थे। फिर अब आगे की राजनीतिक भविष्य आप किस तरीके से देख रहे हो? क्या आगे राजनीति करोगे, कोई चुनाव लड़ोगे, या फिर ये सिलसिला जारी रहेगा नामांकन दाखिल करने का? नहीं, वो अभी चुनाव लड़ना, ये अभी कोई विशेष मेरा कोई नहीं है। मैं यही सोचता हूँ कि जो जो युवा है जैसलमेर बाड़मेर के, वो शिक्षा के क्षेत्र में आगे आए, शिक्षा हासिल करे। लेकिन शिक्षा शिक्षा कोई पीएचडी करे या एमबीबीएस करे, उससे भी बड़ी मैं युवाओं को ये करना चाहता हूँ, यदि शिक्षा से भी बड़ा संस्कार है, संस्कार आप में नहीं है तो आपकी पीएचडी है, एमबीबीएस है, वो पशु के बराबर है। सबसे बड़ा होता है संस्कार। संस्कार सीखना बहुत बड़ी जरूरत है। बड़े का सम्मान करना है, बड़े का कहना मानना है। ये चीजें मतलब किसी से संगत से या किसी बड़े संगत से मिलती है। इसलिए मैं कहता हूँ शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी बहुत बड़ी चीज है, जो मतलब हर आज सिर्फ आप शिक्षा हासिल करके बड़ा नहीं बनते, संस्कार भी जरूरी है। आप जब आपने उपराष्ट्रपति का जो चुनाव का नामांकन दाखिल किया तो फिर यहाँ के लोगों ने क्या कहा आपको, किस तरीके से मतलब मोटिवेट किया, या फिर ये कहा कि मैंने आपको पहले बताया था कि किसी ने इसको नेगेटिव लिया, किसी ने इसको पॉजिटिव लिया, किसी ने कहा कि ये ऐसा ही है। तो मैंने किसी की परवाह नहीं की, मैंने किसी की परवाह नहीं की। मैंने जो भी कहे वो कहने दो, कहने से कोई आदमी छोटा बड़ा नहीं होता है। वो यदि उसमें काबिलियत होगी तो आगे बढ़ जाएगा, नहीं तो वैसे ही कोई ऐसा विशेष कोई नहीं है। कहने वाले तो कहते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वर्तमान में आपको नहीं लगता कि जैसलमेर के लोग बड़े दुखी नजर आ रहे हैं? क्या कारण है आपको मैं बताऊं। पानी नहीं है, बिजली को लेकर चारों तरफ से हाहाकार मचा है, शहर से लेकर एक ढाणी तक चारों तरफ। तो आप किस तरीके से देखते हो कि हर बार यही होता है, जब कांग्रेस की सरकार होती है तब भी कंडीशन यही की होती है, भाजपा की जब आती है तब, और इन दिनों और भी बहुत ज्यादा बुरे हाल है। इसको लेकर क्या कहोगे? जब आप जयपुर दिल्ली जाओगे और नेताओं से कोई चर्चा होगी तो अपना मुद्दा क्या रखोगे? देखो, जैसलमेर में जो जो बड़े लेवल के नेता है, वो मतलब इंटरेस्टेड नहीं है कि भाई जैसलमेर वासी काफी मतलब जैसलमेर एक डेजर्ट एरिया है, बैकवर्ड एरिया है, जिसको पूरा देश, पूरा राजस्थान, पूरा हिंदुस्तान मानता है कि जैसलमेर मतलब बहुत कमजोर क्षेत्रों में गिनती होती है। पर यहाँ के नेता है जो वहाँ जयपुर में सफल नहीं हो पाते हैं, क्योंकि वो मतलब इस जो मेन मुद्दे हैं, शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, इसमें जैसलमेर आज भी पिछड़ा हुआ है। यहाँ पे जो बॉर्डर एरिया है, परमाणु नगरी है, तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल होना चाहिए। जो यहाँ पे सैन्य अभ्यास भी होते हैं। ये यहाँ पे मतलब बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो यहाँ काम करे। मेरे मानना है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल, एम्स की तरह पर एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल होना चाहिए, जैसलमेर बाड़मेर दोनों के सेंटर में। तो यहाँ के लोगों को भी काफी फायदा मिलेगा। दूसरा है बिजली कंपनियां।
जैसलमेर जिला बिजली सप्लाई करने पूरे विदेश में भेजता है और यहाँ के लोग बिजली को भी तरसते हैं। तो कम से कम यहाँ के जैसलमेर वासियों की बिजली फ्री होनी चाहिए। सरकार ने इन दिनों और जमीन जो है जो बनी हुई है, कई हजार बीघा है, वो जमीन और सोलर कंपनियों को देती है। आप क्या मानते हैं कि जैसलमेर में जो खाली जमीन है वो किसानों को नहीं मिलनी चाहिए, क्या कंपनियों के लिए जरूरी है? देखो, आप किस तरीके से देखो, मैं इतना बड़ा नेता नहीं हूँ, ना ही मुझे इस चीज की प्रति मैं सुन रहा हूँ कि जमीन दी है, ये गलत है। आने वाली पीढ़ी कहाँ जाएगी? लोग मतलब जैसलमेर तो मतलब किसान पशु मवेशी वाला क्षेत्र है, तो धीरे धीरे यदि ये दोगे तो इंसान का भी यहाँ से पलायन हो जाएगा। जैसे एमपी और बिहार के मजदूर यहाँ आते हैं, वैसे यहाँ भी स्थिति पैदा हो जाएगी। बिल्कुल, ये थे जलालुद्दीन जो जैसलमेर के भागू के गांव के रहने वाले हैं। इनका साफ तौर से ये कहना है कि सरकार जिस तरीके से ये काम कर रही है, कंपनियों को जमीन दे रही है, इस मुद्दे पर जब हमने बात की तो इन्होंने ये कहा कि यूपी और बिहार की तर्ज पर यहाँ लोगों का पलायन होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जब जमीनें नहीं बचेगी तो आखिर लोग कहाँ जाएंगे। और विशेषकर इनके जो जीवन का संघर्ष रहा है, देखो, एक काबिल आदमी इतने तक ही जा सकता है जहां उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ना ये कोई नॉर्मल चीज नहीं है। और पूरे राजस्थान का एकमात्र ये युवा था जो वहां तक चुनाव लड़ने के लिए इन्होंने हिम्मत की। उसके साथ ही इन्होंने गाजी फकीर परिवार का धन्यवाद किया, जिन्होंने जब इनके पिताजी और इनके दादाजी का देहांत हुआ था उस समय गाजी फकीर साहब ने ये कहा था कि मैं आपके पिताजी और दादाजी की जगह तो नहीं ले सकता, लेकिन मैं एक गार्जियन के रूप में आपकी हमेशा मदद करूंगा। साथ ही साथ इन्होंने पश्चिमी राजस्थान के युवाओं को ये कहा कि शिक्षा से पहले संस्कार जरूरी है, अगर संस्कार होंगे तो शिक्षा अपने आप चली आएगी।